आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। आज एमटीएस के प्रीवियस ईयर का 5वां क्लास है और आज सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिनको आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व करेंगे। वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई आपको कुछ न कुछ नया सीख करके ही जाएंगे। और यदि आपने पूरी क्लास कर ली, एमटीएस के जितने भी पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो आप मान के चलिए कि मैथ में 25 से 25 क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को आज के हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला ये है, चाल समय और दूरी से है। चाल समय और दूरी से है। आप सबको चाल समय दूरी का रूल्स थोड़ा मोड़ा तो पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आज का ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। ये जो 47 किलोमीटर की दूरी है, कोई व्यक्ति जो तय करता है, इसको कुल मिला के 6 घंटे में तय करता है। ठीक है। वह पैदल 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए पैदल चलता है 6 सही 1/2 यानी 6 दूना 12 और 1 13, यानी पैदल जो उसकी चाल है वो 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साइकिल यानी बाइसिकल से 8 दूना 16 और 1 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। पैदल तय की गई उसकी दूरी आपको बतानी है। इस 47 किलोमीटर में से उसने कुल कितने किलोमीटर पैदल चला है, बस यही आपको बताना है। आप मुझे बताइए, ये जो टोटल दूरी है कुल मिला के 6 घंटे में तय कर रहा है, तो और 6 घंटे में तय कर, कुछ घंटा इससे चला होगा, कुछ घंटा इससे चला होगा। तो मान लेते हैं कि 13/2 की स्पीड से वह x घंटा चला होगा। भाई दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय करते हैं। हमने ये मान लिया कि 13/2 की स्पीड से वह x घंटे तक चलेगा और बाकी का जो 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगा वो कितना घंटा चलेगा, टोटल 6 घंटा उसको चलाना है। 6 घंटे में x घंटा इधर चल दिया तो इधर चलेगा 6 माइनस x घंटा चलेगा। बोलिए ठीक है। इधर टोटल दूरी इतना चला, इधर टोटल दूरी इतना चला, ये टोटल दूरी जो है कुल मिलाकर के 47 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए। क्यों 47 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो पहली चाल पैदल वाली इतनी है और समय मान लीजिए x घंटे का लिया। दूसरी चाल जो है बाइसिकल की इतनी है और उसने 6 माइनस x घंटे का समय लिया। टोटल दूरी पैदल से इतना चला, साइकिल से इतना चला, तो ये कुल दूरी मिलाकर के 47 किलोमीटर के इक्वल यानी बराबर होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि ये हो जाएगा 13x बटा में 2, 17 छका 102 और माइनस 17 का गुणा x में होगा तो 17x बटा में 2 और बराबर इधर आपका 47 है। ठीक है, 2 2 तो एलसीएम भी 2, ये हो जाएगा 13x और माइनस 17x, तो आप सबको मालूम है कि हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 102 और बराबर 94, सॉरी 47 है ना, ये बटे 2 उधर जाएगा तब 94 हो जाएगा, 47 गुना हो जाएगा 94, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस 102 होगा। तो बताइए 102 में से जब हम 94 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी माइनस 4x बराबर माइनस 8, माइनस माइनस कट गया, 4 की से कितनी 8, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। मतलब वह आदमी पैदल चला है 2 घंटे तक। अब आप मुझे बताइए 13/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह 2 घंटे तक चला है, x का मान 2 आ गया। यदि मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, सुनिएगा 13/2 किलोमीटर प्रति घंटे से वह 2 घंटे तक चला है तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब वह कितना किलोमीटर पैदल चला है मेरे दोस्तों, 13 किलोमीटर तक पैदल चला है। कितना शानदार क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही आराम से एक एक चीजों को आपको सीखना। यहाँ पे मैथ आप सीखने के लिए आए हैं, यहाँ पे आपको एक एक चीजों को बहुत बारीकी से सीखना है। इसका और भी बहुत सारा तरीका है जो मैं आपको अपने चैनल पे जो है बेसिक के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। उसमें आप इस चीज का एक अलग मेथड, एक अलग कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं जब मैं चाल समय और दूरी आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि ये कंबाइंड चला तो यहाँ पे उस चीज को हम उतना नहीं शेयर कर सकते, समय आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों,
ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। देखिए ये ए है और ये बी है, इसका मासिक वेतन 20 से कह रहे 20% अधिक है, इसका मतलब 100 रुपया कमाएगा, तो ये कन्फर्म है 120 रुपया कमाएगा। ठीक है। सी का मासिक वेतन, अब देखिए इसी में सी नाम का एक व्यक्ति है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है। ये सी वाला जो है इस बी वाले से 25,000 रुपया अधिक है। प्रतिशत में कितना अधिक है वो नहीं मालूम, लेकिन रुपए में कह रहा है 25,000 रुपया अधिक है। अच्छा पहले इस रेशियो को छोटा करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा और 20 छक्का 120 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, तो इनके में रेशियो कितने का बनेगा? 6 संबंध है 5 का। फिर कह रहा है सी का मासिक वेतन बी से 25,000 रुपए अधिक है, रुपए में बात कर रहा है। यदि प्रतिशत में बात करता तो यहाँ पे हम सी का रेशियो बना लेते, लेकिन कुछ ऐसा दिया नहीं है तो हमने इसको अलग से रख लिया। अब करें उनका कुल मासिक वेतन, उनका मतलब तीनों का, यानी ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का जो मासिक वेतन है वो 2,65,000 है। बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? अब सुनिएगा, बी का जो वेतन है वो सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ये आपको सवाल में बताना है। सबसे पहले ये रेशियो को हमें किसी तरीके से कंप्लीट करना होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, बी और सी में कितने का डिफरेंस है? बी की कमाई और सी की कमाई में कितने का डिफरेंस है? ये 25,000 का डिफरेंस ही तो है ना। मतलब सी जो है बी से 25,000 रुपए ज्यादा कमाता है। यदि टोटल अमाउंट में से, सुनिएगा, टोटल अमाउंट में से 25,000 रुपए यदि मैं ये माइनस कर दूं तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पैसा बचेगा, पहले माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और ये 2,40,000 रुपया आया। देखिए ये 2,65,000 रुपया तीनों लोगों में था। अब सी के पास जो पैसा था वो बी से 25,000 रुपया अधिक था, तो हमने इस टोटल अमाउंट में से 25,000 रुपए को ही हटा दिया। तो इसका मतलब अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि अब सी और बी की जो वैल्यू है, जो वेतन है, वो दोनों बराबर हो जाएंगी। 25,000 रुपए ज्यादा लेकर के ऐंठ रहा था, आपने इसका 25,000 रुपया ही उड़ा दिया, जाओ बेटा अब उड़ो। तो अभी दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। मतलब यदि ये रेशियो में 5 है तो ये भी रेशियो में कितना हो गया? 5 हो गया। तो बताइए ए बी सी टोटल अनुपात में कुल मिला के कितने? 5 5 10 5 15 और 1 16। और यहाँ पे कितने हैं? 2,40,000, दोनों आपस में बराबर। 16 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, है ना। और फिर 2 से काट लीजिए, 2 इकाइयां 2, 2 इकाइयां 2 और 2 से कितने बार में कटेगा? 15। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। ये बात समझ में आ रहा है? एक की वैल्यू 15,000 आ गई। तो आप मुझे बताइए सवाल में क्या बोला है? इसका जो वेतन होगा 15 पचे 75,000 होगा। ठीक, अच्छा ये भी जोड़ने की जरूरत नहीं, छोड़िए हटाइए। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। तो आप मुझे बताइए एक की वैल्यू 15,000 है तो 25,000 की कितनी वैल्यू होगी? आप इसको ऐसे समझिए ना, 15,000 रुपया बराबर 1 है, तो 15,000 रुपया यदि 1 को डिनोट कर रहा है तो 25,000 रुपया कितने को डिनोट करेगा? 15,000 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे 25,000 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 3 15 और 5 बचे 25, 3/5। यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75,000। यानी बी का जो अमाउंट है वो 75,000 है। समझिएगा ध्यान से, बी का जो अमाउंट है 75,000 है। तो सी का अमाउंट जब भी होगा तो इससे 25,000 ज्यादा ना होगा, तो सी का अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। अब आप मुझे बताइए, करें बी का पैसा सी के पैसे का कितना प्रतिशत है? जिस भी संख्या के आगे का नामक शब्द लगा रहता है, का किसका पूछा है? बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो जिसके आगे का नामक शब्द लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी 1 लाख रुपया हो गया नीचे। अच्छा एक काम करिए, 0 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर फालतू हटा दीजिए, 100 आ गया नीचे, 75 हो गया ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 75%। कितना आ गया? 75%। ये चीज समझ में आ रही है? 16 की वैल्यू 2,40,000, तो इस हिसाब से एक की वैल्यू 15,000 आ जाएगी। एक की वैल्यू 15,000 तो 5 की वैल्यू 15 पचे 75,000। बी का हिस्सा आ गया 75,000 रुपया।
सी का हिस्सा इससे 25,000 ज्यादा होना चाहिए, तो सी का हिस्सा आ गया 1,00,000। अब कह रहे बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना प्रतिशत है, यानी इस संख्या के आगे का नामक शब्द आ रहा है, तो का वाले शब्द को हमेशा नीचे लिखते हैं, बाकी वाले नंबर को जिसका कंपेयर हो रहा है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। इसकी वैल्यू प्रतिशत में कितनी होगी, तो 100 से गुणा कर देते हैं, आ जाएगा यहाँ पे 75%। और करना भी नहीं था आपको, ये 75,000 है, ये 1,00,000 है, तो बताइए ये जो है 75% ही तो इसका है ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 5 दिनों की बिक्री, देखिए अगला क्वेश्चन औसत पर आधारित है, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार है, 5,000, 6,000, 8,000, 7,000 और 9,000, ठीक है। ये बिक्री है, 5 दिनों की अलग अलग बिक्री है। छठे दिन की बिक्री कितनी होगी, देखिए यहाँ पे छठे दिन की बिक्री आपको बतानी है। छठे दिन की बिक्री कितनी होगी कि पूरा औसत 8500 रुपए आ जाए। इसका मतलब क्या वो समझिए, हमको टोटल जो औसत है प्रतिदिन का 8500 रुपया लेकर के चलना है। मतलब जो मेरी कमाई का औसत होना चाहिए वो प्रतिदिन का 8500 रुपया होना चाहिए। तो छठे दिन में कितना कमाऊं कि ये पूरा औसत 8500 हो जाए। अच्छा, औसत पूरा 8500 बनाना है, यानी सबको 8500 बनाना है, समझिएगा। तो ये तो 8500 है ना, ये तो कम है, कितना कम है आप देख पा रहे हैं, ये तो 3500 कम है। ये कितना कम है, ये आपका देखेंगे तो 2500 कम है। ये आपका देखेंगे तो 1500 कम है। ये आपका देखेंगे तो 7,000, एक 8,000, ये भी सॉरी 8,000, ये 500 कम है। ये आपका 1500 कम है। और ये आपका देखेंगे तो 500 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। देखेंगे ये 3500 कम है, ये 2500 कम है, ये 500 कम है, ये 1500 कम है, और ये आपका भी 500 ज्यादा है। अब इनको 8500 रुपया करना है, इसको 8500 रुपया करना होगा तो 3500 की जरूरत है। कोई अपना औसत क्या करता है, जो कम है तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने में से निकाल करके उसको देता है, लेकिन इसमें तो देने लायक कोई नहीं है, सब कम है, केवल यही एक ज्यादा ही। ये प्लस 500 ज्यादा है तो ये अपना प्लस 500 निकाल के इस वाले 500 को दे देगा, इसको तो मोजर कर देगा। ये तो 8500 बन गया भाई, ये भी 8500 बन गया, 500 अपना दे दिया उठा करके। औसत जो कम होता है उसको दिया जाता है, जो ज्यादा होता है वो अपने कम वाले को देता है। अब ये 3500 कम है, ये 2500 कम है, ये 1500 कम है, टोटल कितने कम है बताइए ना, कितने की पूरी जरूरत है, अभी हमें कितने रुपए की जरूरत है इसको पूरा 8500 करने के लिए। तो 5 5 3 2 5 1 6000 इधर हो गया, 6 1 7 7,500 इधर हो गया। 7,500 तो हमें बांटना है, तो छठे दिन कितना कमाएगा, छठे दिन 8500 रुपया अपना औसत रखेगा और प्लस 7,500 रुपया एक्स्ट्रा और रखेगा। कितना रखेगा, 7500 रुपया अपना एक्स्ट्रा और रखेगा। ये 7500 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए रखेगा कि सबको जो जो कम जितना जितना उसको बांट देगा, तो सब 85 हो जाएंगे, और बाकी 8500 अपने भी रखा रहेगा, तब अपने भी तो 8500 मेंटेन करना है। तो 0 0 0 8 5 कितना हो गया, सॉरी 8 7 कितना हो गया भैया, कितना 13 हुआ, 15 और एक 16, कितना आ गया आपका 16,000। ठीक है, 16,000 रुपया जो है इसका होना चाहिए। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही ना। जो छठे दिन की कमाई होगी, छठे दिन की कमाई होगी वो 16,000 रुपए होनी चाहिए। यदि छठे दिन की कमाई 16,000 रुपए होगी तो उसमें से 75 रुपया निकाल करके बांट देगा जो जो कम रहेगा, और बाकी 8500 रुपया अपने भी रखा रहेगा, क्योंकि औसत को 8500 रुपया मेंटेन करना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका त्रिभुज से रिलेटेड है। किसी त्रिभुज का आधार 8.5, किसी त्रिभुज का आधार 8.5 सेंटीमीटर है। देखिए आपका एक त्रिभुज है, इसका जो आधार है वो 8.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई सवाल में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें यदि इसका आधार 14 सेंटीमीटर हो और इसका जो क्षेत्रफल हो वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना हो। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है।
दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को एकदम स्पष्ट दिया गया है। यदि एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई मालूम है तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई करके। 14 पंजे 70 को 0 हासिल लगा 7 और 14 अट्ठे 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। एक अंक दशमलव है लगा दीजिए, आपका 119 वर्ग सेंटीमीटर आपके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा मेरे दोस्तों वो इसका दोगुना होगा। सवाल में खुद बोला है कि दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होगा। तो 119 का दुगुना कर लीजिए, 100 दूना 200, 19 दूना 38 यानी 238। ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना? 238। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता कैसे है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार दिया है इस सवाल में, देखिए ना 14। दूसरा त्रिभुज जो है उसका आधार 14 है लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं मालूम है, ऊंचाई ही बतानी है। तो आधार गुणे ऊंचाई बराबर आप लिख सकते हैं, यही क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, यही बराबर दिया है 238। अब इसको 14 से आप चाहें तो एकदम आराम से काट सकते हैं। 14 से काटेंगे तो 14 इक्कियां 14, कितना बचा इधर आपका 36 9 और 14 7 98, यानी दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई होनी चाहिए मेरे दोस्तों वो 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरे त्रिभुज की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 17 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो रेशियो से आधारित है, अनुपात और समानुपात से आधारित है। वो पैसे के बंटवारे को लेकर के है। सवाल में ये करें कि पी क्यू आर के बीच, देखिए पी क्यू आर ये तीन लोग हैं, इनके बीच में हमको बांटने हैं पैसे, और जो पैसे बांटने हैं वो टोटल है 3910 रुपए। कितने बांटने हैं? 3910 रुपए। लेकिन 1/4 संबंधे 1/5 और संबंधे 1/8 इस अनुपात में मेरे दोस्तों पैसे बांटने हैं। अगर इस अनुपात में बांटने के बजाय गलती से ये 4 संबंधे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित किया गया तो इस लेन देन में आर को कितना लाभ होगा? इसमें आपको आर का टोटल लाभ बताना है दोस्तों। लाइट कट गई क्या? लाइट कट गई है, थोड़ा सा ऐसे ही देख लीजिए, दिख रहा होगा। आर का टोटल लाभ बताना है तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज मालूम होगा। देखिए पहले सवाल का मतलब समझिए। सवाल में ये करे कि इनको इस अनुपात में बांटना था, लेकिन जिसको बांटना था वो ऊपर का एक 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 भूल गया, वह 4 5 8 के अनुपात में ही पैसे को बांट दिया। तो गलती से इस अनुपात में बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है आर को पैसा ज्यादा मिल गया होगा, तो बोला कि आर को कितना लाभ हुआ, यही आपको बताना है। अनुपात मेरे दोस्तों कभी भी भिन्न में नहीं रहता, इनको पहले सीधा करते हैं। सीधा कैसे करेंगे? 4 5 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 5 8 का एलसीएम होगा 40, तो 40 का गुणा सभी अनुपातों में कर देंगे। 40 का गुणा यहाँ, 40 का गुणा यहाँ और 40 का गुणा यहाँ कर लेंगे, तो 4 दहा में 40 10 हो गया, 5 8 40 ये 8 हो गया और 8 पंजे 40 ये हो गया। यानी हमें जो पैसा ये बांटना था 3910 वो 10 8 और 5 के अनुपात में बांटना था। तो 10 5 15, 15 8 23, टोटल हमें कितना बांटना था इधर 23। और सवाल में करें कि 3 9 1 0 बांटना था, दोनों आपस में बराबर 23 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे आर के बारे में बोला गया तो आर को मिलना चाहिए था 5, इसलिए 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 23 से जब इसको काटेंगे तो 23 यहाँ 23 होता है, एक बार में कट गया। अब इसमें से 23 घटाएंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 16, 161, 3 7 21 और 2 7 14, देखिए 7 बार में कट जाएगा, 170 हुआ और 17 25 85, 850 रुपया आर को मिलता। आर को जो पैसा मिलता है यदि इस अनुपात में बढ़ता तो आर को जो टोटल पैसा मिलता वो 850 रुपया मिलता। लेकिन सवाल में कहा गया कि इस अनुपात में बटा ही नहीं, इस अनुपात में बट गया है। तो इस अनुपात में टोटल कितना पैसा बचा बताइए? 5 4 9 और 9 8 17 बचा। इस अनुपात में टोटल पैसा कितना बटा? 17 बटा। और सवाल में 3 9 1 0 यानी 3910 रुपया बचा, बटा दोनों आपस बराबर 17 आ जाएगा नीचे। और इस बार यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे क्योंकि अनुपात में यहाँ पे 8 आर का मान कितना है? 8 है। 17 से काट दिए, 17 दूना 38 हो गया, सॉरी 17 दूना 34 हो गया।
कितना बचा 17 तिया 51 हो गया, ये खत्म हो गया। 8 शून्य शून्य, 8 त्रिका 24 हो गया। 8 दूना 16, 16 दू 1840 रुपया। इसमें ए को सॉरी आर को कितना मिलेगा 1840 रुपया। अब आप मुझे बताइए, पहले मिल रहा था आर को 850 रुपए, अब मिल रहा है 1840 रुपए, तो कितने का फायदा हुआ मेरे दोस्तों? 5 4 9 और 17 में से 8 गया, कितना बचा उधर 2 7 2 9 990। आर को टोटल जो लाभ होगा वो 990 रुपए का लाभ होगा मेरे दोस्तों। सवाल बहुत आसान है, सवाल में कुछ है नहीं। यहाँ पे पहले हमें इस अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से हमने इस अनुपात में बांट दिया। इस अनुपात में बांटता तो आर को 850 रुपए मिलता, इस अनुपात में बांटने पर आर को मिल रहा है 1840 रुपए मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कितना ज्यादा मिला? 990 रुपया ज्यादा मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। दो संख्या ए और बी किसी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। ए और बी की ए और बी का तुलना कंपेयर सी से किया जा रहा है। तो सी से किया जा रहा है तो सी को 100 मानते हैं, जिससे कंपेयर किया तो उसको 100 मान लेते हैं। और करें ए और बी सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है, यानी ए वाला 20 अधिक है तो ये 120 हो जाएगा, ये वाला इससे 56 अधिक है तो ये 156% हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आपको बोला है कि संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। हमको सी से कोई लेना देना नहीं, करें ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। तो आप मुझे बताइए, क्या 4 से नहीं कटेगा? 4 पंजे सॉरी 4 तिया 12 30, इसको 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, कितना बचा 3 4 नवा 36। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 दहा में 30 और 13 तिया 39। 10 अनुपात कितना बनेगा 13। जो आपका रेशियो बनेगा इन दोनों के बीच में वो 10 अनुपात 13 का बनेगा मेरे दोस्तों, 10 अनुपात 13 का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर औसत से पूछा है। आपके शिफ्ट 2 में एमटीएस में 2 सवाल औसत से पूछा, एक अभी मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन देखिए फिर औसत से पूछा है। ये करें कि ए बी सी डी ई का योगफल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 लोग हैं, इनका योगफल 37.5 है। फिर करें ए और बी का जो औसत है, ए और बी का जो औसत है वो 6 है। औसत मतलब बटे में 2, 2 लोग हैं तो बटे में 2 होगा, ये 6 है, ऐसे समझिए ना। डी और ई का औसत, डी प्लस ई, इनका जो औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपको ए प्लस बी प्लस सी का आपको क्या बताना है? औसत बताना है। ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या कर देना है? 3 कर देना है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3 कर देंगे तो ए बी सी का औसत निकल करके आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, ऊपर वाले में देखिए ए बी सी यही है ना, मुझे ए बी सी का मान निकालना है। यदि ए बी सी का मान निकालना है तो इस 37.5 में से डी और ई का मान निकलना चाहिए। तो डी और ई का मान कितना निकलेगा बताइए? डी और ई का औसत है 9, तो डी और ई क्या हो जाएगा? 9 में 2 का गुणा हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये बटा 2 है, इधर क्या हो जाएगा गुणे 2। इस वाले लाइन से सवाल का कोई लेना देना ही नहीं है, इसको पे ध्यान ही मत दीजिए। हमको ए बी सी का औसत चाहिए, तो औसत कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3 करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों की वैल्यू मुझे पता करनी पड़ेगी। तो इनमें से यदि मैं डी और ई की वैल्यू निकाल दूंगा तो इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। यहां से डी और ई का औसत है 9, तो डी और ई बराबर क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, इसमें से मैं 18 माइनस कर लेता हूं। यदि इसमें से जब आप 37.5 में से जब आप 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, 19.5। यानी ए बी और सी का जो मान आया मेरे बच्चों वो 19.5 आया। यदि मैं इसमें 3 का भाग लगा दूं तो इन तीनों का औसत निकल के आ जाएगा। 3 छक 18, 3 बचे 15, 6.5। तीनों का औसत कितना है? 6.5, यानी 6.5।
चाल समय से भी देखिए शिफ्ट सेकंड में 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था चाल समय का, एक क्वेश्चन देखिए चाल समय का और पूछ लिया, एक क्वेश्चन चाल समय का और पूछ लिया। कह रहा है कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 32 मिनट मेरे दोस्तों, कितने मिनट, 32 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है, 32 मिनट क्या कह रहा है, 32 मिनट देरी से पहुंचता है, 18 मिनट पहले पहुंचता है, तब उसकी चाल हो जाती है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 की इसका मतलब ये हुआ कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो 32 मिनट उसको देरी से पहुंचता है। यदि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 18 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। उसके गंतव्य स्थान की दूरी बताइए। बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपको बताया था कि ऊपर होगा चालों का गुणनफल, नीचे होगा चालों का अंतर, गुणे यहाँ पे समय का अंतर। समय यहाँ पे 32 18 जोड़ दीजिए, 32 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 10 50, यहाँ पे हो जाएगा 50। ये मिनट में है तो यहाँ पे घंटा में रखने के लिए 60 से गुणा करेंगे। घंटा में इसलिए रखना है क्योंकि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, आपका दूरी आ गया 7 किलोमीटर। दूरी कितना आ गया, 7 किलोमीटर। 7 नहीं है क्या, कुछ दिक्कत है क्या? 32 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, 32 था, 18 मिनट पहले पहुंचता है, 32 प्लस 18 6 है और 7 है। अच्छा सॉरी 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 पंजे 35 है ना मेरे दोस्तों, 7 पंजे 35 किलोमीटर, ये आपका उत्तर है, ठीक है। ये मैंने तरीका देखो, यहाँ पे होता है चालों का गुणनफल, नीचे चालों का अंतर होता है, गुणे समय का अंतर है। भाई हमको दूरी निकालनी है ना, आप सबको मालूम है कि दूरी निकालनी है और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये चाल हो गया और गुणे ये समय हो गया। बस यहाँ पे चालों का अंतर लग लो, यहाँ पे समय का अंतर मंतर जंतर कर दो, सब आपका काम यहाँ पे खत्म, दूरी तुरंत आपके आंख के सामने हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए यदि आज की क्लास आपको बेहतर लगी तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू बने रहिएगा, रोज इस क्लास को देखिएगा। आपके एमटीएस के पेपर में मैं वादा करता हूं कि 25 में 25 आप ला देंगे। जय हिंद, जय भारत।